फ्रांस की क्रांति यूरोप की घटित हुई प्रमुख घटनाओं में से एक घटना थी, जिसने पूरे यूरोप, न केवल यूरोप बल्कि विश्व के सभी क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। 17वीं सदी के अंत में फ्रांस यूरोप का प्रथम श्रेणी का राष्ट्र रहा था और प्रथम श्रेणी के राष्ट्र होते हुए भी यहाँ पर क्रांति की घटना घटित हुई। फ्रांसीसी समाज अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील समाजों में से माना जाता है। यदि हम तुलना करें इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड का समाज तुलनात्मक रूप से कम प्रगतिशील है। जैसे कि वहाँ हम देखते हैं कि जब वहाँ गृह युद्ध हुआ, गृह युद्ध के पश्चात यहाँ तक कि गृह युद्ध के अंत में राजा को मृत्युदंड तक दे दिया गया। उसके बाद क्रामवेल का शासन आया और उसके बाद पुनः राजतंत्र वहाँ पर कायम हो गया। तो यद्यपि प्रगतिशील घटना वहाँ घटी, किंतु बहुत जल्दी पुनः रूढ़िवादी प्रवृत्तियों ने जोर लगाया और राजतंत्र वहाँ पर कायम हो गया। उसके बाद फिर से वहाँ क्रांति, तथाकथित क्रांति जिसे मैं कहता हूँ, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, फिर से क्रांति घटित हुई। किंतु उसके बाद भी राजतंत्र चलता रहा और आज भी हम देखते हैं कि इंग्लैंड में राजतंत्र कायम है, जबकि बाकी देशों में इसे समाप्त किया जा चुका है। तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फ्रांस का समाज अधिक प्रगतिशील था। 1789 की क्रांति सबसे पहले यहाँ हुई, फ्रांस में हुई। 1830 में यूरोप में क्रांति का वर्ष कहा जाता है। पूरे यूरोप में क्रांति की घटनाएं घटीं, उसमें भी सबसे पहले इसका नेतृत्व किया था फ्रांस ने। इसके बाद 1848 का वर्ष यूरोप में फिर से क्रांति का वर्ष कहलाता है। फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले क्रांति यहीं घटित हुई। तो क्रांति के क्षेत्र में हमेशा फ्रांस ने यूरोप का नेतृत्व किया और ये कहा जाने लगा कि फ्रांस को जब जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो पूरा यूरोप छींकने लगता है। ये स्थिति निर्मित हो गई थी। तो फ्रांस ने नेतृत्व किया। यहाँ का समाज यूरोप में अधिक प्रगतिशील माना जाता है। यहाँ की व्यवस्था, पूर्ववर्ती व्यवस्था के बारे में यदि बात की जाए तो सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर थी। ये दोषपूर्ण और कलहपूर्ण स्थितियाँ इस व्यवस्था के अंतर्गत थीं। राज दरबार और वारसाई में ये सामंत रहा करते थे। इनके पास अपनी सेना होती थी, लगान लेने का अधिकार भी था, तो आर्थिक नियंत्रण भी इनके हाथ में था और सेना भी इनके पास थी। तो एक तरह से तानाशाहपूर्ण व्यवहार ये किया करते थे। जब राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ तब इनकी शक्ति सीमित हुई। तो सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर रही थी। इस समय जब क्रांति की घटना यहाँ पर 1789 में घटित होती है, बूर्बो वंश का शासन यहाँ पर कायम था। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां इनका शासन था। लुई 14वें के काल में अभूतपूर्व प्रगति फ्रांस में हुई। उसकी मृत्यु के बाद लुई 15वां, इसके काल से अवनति का काल शुरू होता है। यह भोग विलासी व्यक्ति था। लुई 14वें ने कहा था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। और इसी प्रकार की प्रवृत्ति लुई 15वें में भी देखने को मिलती है। और लुई 16वें के काल में 1789 में क्रांति की घटना घटित होती है। यह भी अयोग्य शासक था। तो बूर्बो वंश का शासन यहाँ पर कायम था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो फ्रांस की स्थिति अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी, परंतु क्रांति फ्रांस में ही क्यों घटित हुई, यह देखने वाली बात है। मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है दार्शनिक या बौद्धिक कारणों को। फागे ने लिखा है, दार्शनिकों की आत्मा ही क्रांति की आत्मा थी फ्रांस के संदर्भ में। और यह स्पष्ट है कि इन्हीं के कारण, बौद्धिक जागरण के कारण, यूरोप के अन्य देशों में यह बौद्धिक जागरण नहीं हुआ था। दार्शनिकों ने यहाँ पर क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस कारण फ्रांस में पहले क्रांति घटित हुई थी। अब हम विचार करेंगे कि फ्रांस में 1789 में जो क्रांति घटित हुई, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारण के रूप में पहला, राजा और सामंतों की विलासिता। लुई 14वें ने वारसाई का महल 12 मील दूर पेरिस से निर्मित करवाया था। यह भव्य शीश महल था। सैकड़ों यहाँ पर कमरे थे, नाट्यघर, अतिथिगृह, सत्कार कक्ष, उद्यान, फव्वारे,
सजावट की वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, चित्रकारी, संगीत, नृत्य की व्यवस्था, सुंदर वस्त्र, उच्च कोटि का भोजन, स्नान की अच्छी व्यवस्था, झीलें थी कृत्रिम रूप से, सैकड़ों बाग बगीचे, इस तरह से भव्य व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। राज परिवार की सेवा में 18,000 सेवक कार्य करते थे। केवल रानी मेरी अंत्यावायनित, जो लुई 16वें की पत्नी थी, व्यक्तिगत सेवा में उसके 500 सेवक और सेविकाएं थीं। भोजन के लिए राज परिवार के लिए $15 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था। वारसाय के महल में प्रतिवर्ष जो व्यय होता था $10 करोड़ पूरा व्यय यदि देखा जाए तो होता था। लगभग 2000 सामंत भी वारसाय में रहा करते थे। उनके लिए भी इसी प्रकार की उत्तम व्यवस्था थी। ये राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये सामंत थे अपने क्षेत्र की देखभाल के लिए, अपने क्षेत्र की व्यवस्था के लिए, किंतु ये रहा करते थे वारसाय में, और इनके क्षेत्र में क्या हो रहा है इनसे इनको कोई संबंध नहीं था। तो अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन इनका था, राजा का, रानी का, राज परिवार का और सामंतों का। इसमें अत्यधिक व्यय हो रहा था। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसी दुर्व्यवस्था यहाँ पर थी। दूसरा कारण था राजा के दैवी अधिकार। यहाँ जितने राजा थे, हमने चर्चा भी की, लुई 14वां, 15वां, 16वां, ये राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत में यकीन रखते थे। राजा ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी था, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। जबकि राजा को जनता के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति या अन्य कोई भी व्यवस्था हो, अलग अलग देशों में अलग व्यवस्था हो सकती थी, उनके प्रति जवाबदेही इनकी होनी चाहिए थी। किंतु ये राजा के दैवी सिद्धांत पर, राजत्व के दैवी सिद्धांत पर कि ईश्वर ने हमको राजा बनाया है, इस कारण हमको इस पद से कोई भी नहीं हटा सकता, इस तरह का विश्वास इनका चला था। लुई 15वें, 16वें, 14वें सभी के काल में यही व्यवस्था थी। तीसरा राजनीतिक कारण था निरंकुश राजा। 14वें लुई ने कहा था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। लुई 16वें ने कहा था जो मैं चाहता हूँ वही सत्य है, वही सही है, उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए यह काम सही है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये राजा निरंकुश थे, किसी का भी इन पर नियंत्रण नहीं था। प्रतिनिधि सभाएं जो थीं वो आयोजित ही नहीं की जाती थीं, बुलाया ही नहीं जाता था। अगले बिंदु में इस पर हम बात करेंगे। चौथा बिंदु था प्रतिनिधि सभा, या यहाँ पर कहा जाता था स्टेट्स जनरल की उपेक्षा की गई थी। संसद की तरह यहाँ पर व्यवस्था थी। उसके 3 सदन थे। पहला था साधारण सभा का, दूसरा था पादरी वर्ग की सभा और तीसरा था सामंतों की सभा। और इसकी जो तकनीक थी वो ये थी कि कोई भी कानून यदि बनना हो तो पहले किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जाए, वहाँ यदि वोटिंग होती है और वहाँ कानून पास हुआ तो वो दूसरे सदन में, फिर तीसरे सदन में। बहुमत की जो व्यवस्था थी वो 2 सदनों की व्यवस्था होती थी। उस कानून को 2 सदनों ने यदि पास किया तब वह कानून होगा, और यदि नहीं हुआ तो वह कानून नहीं बन सकेगा। उसके बाद वह पार्लियामा नाम की संस्था के पास कानून रजिस्टर होने के लिए जाती थी। किंतु हमेशा जनसाधारण के वर्ग से संबंधित कोई भी कानून यदि रखा जाए तो पादरी वर्ग और सामंत वर्ग की जो 2 सभाएं थीं वो उसको नकार देती थीं, अस्वीकार कर देती थीं उस कानून को, और वह कानून का रूप नहीं ले पाता था। इस तरह से जो भी कानून बनेगा वह कानून सर्वसाधारण जनता से संबंधित नहीं बन पाएगा, क्योंकि साधारण सभा में ही जनप्रतिनिधि थे, जनता के बीच के, आम लोगों के बीच के लोग चुने जाते थे, जबकि पादरी वर्ग और सामंतों की वर्ग कुलीनों की सभा से संबंधित थी। इस कारण से सामान्य वर्ग के लिए कोई भी कानून पारित नहीं हो पाता था। इसके अलावा 175 वर्षों से स्टेट्स जनरल की सभा आयोजित नहीं की गई थी, नहीं बुलाई गई थी। यह राजा का अधिकार था कि वह सभा बुलाए और समाप्त करे। राजा ने सभा ही नहीं बुलाई थी। निर्णय सभाओं में, जैसा मैंने स्पष्ट किया, 2 सदनों के बहुमत से होता था। इस कारण से आम जनता के लिए कोई भी कानून पास नहीं हो सकता था, स्वीकृत नहीं हो सकता था, वह कानून का रूप नहीं ले सकता था। इस तरह की व्यवस्था थी। अगला था
पार्लिमा पर पूर्ण नियंत्रण। जैसा कि मैंने बताया, पार्लिमा जो था कानून को रजिस्टर करने वाली संस्था थी, कानून को लिखने वाली संस्था थी। जब इन सदनों से ये पास हो जाए, कानून का रूप कोई ले ले और राजा की आज्ञा से पार्लिमा के पास जाए, पार्लिमा उसको एक बार मना कर सकती थी रजिस्टर करने से यदि उसको उचित न लगे, किंतु दोबारा राजा की आज्ञा यदि दी जाए फिर से, तो उसको स्वीकार करना होता था। इस तरह से पार्लिमा में भी जो लोग बैठे थे उनको भी राजा ने अपने नियंत्रण में ले रखा था। तो इनका भी कोई नियंत्रण राजा पर नहीं था। 3 सदन थे, उनकी तो सभा ही नहीं होती थी। पहली बात, सभा यदि हो भी जाए तो वो 2 सदन पादरी और सामंत एक हो जाते थे और कानून सर्वसाधारण के लिए पारित ही नहीं हो पाता था। और यदि पारित हो भी जाए तो पार्लिमा से उसको रुकवा देता था राजा, मना कर देता था। इस तरह से यहाँ की व्यवस्था दूषित हो चुकी थी। छठा बिंदु, दूषित न्याय या कानून व्यवस्था। कानून का हाल देखें, 400 प्रकार के कानून थे। 400 कानून नहीं, 400 प्रकार थे इनके, अलग अलग तरह से व्यवस्था थी। हेजन लिखता है 285 संहिताएं थीं कानून की, अलग अलग ढंग से कानून चलते थे। पृथक पृथक क्षेत्र में पृथक कानून थे। एक स्थान पर जो बात सही थी, दूसरे स्थान पर वह गलत थी। एक स्थान पर जिस कार्य घटना के लिए आपको मृत्युदंड दिया जाए, दूसरे स्थान पर उसको साधारण मानकर छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह से कानून की व्यवस्था थी, दूषित न्याय प्रणाली थी। इसमें न्यायिक पदों का विक्रय भी सम्मिलित था। अगले बिंदु में देख रहे हैं, न्यायिक पदों का विक्रय, नॉबल्टी ऑफ द रोब। अब आप कल्पना करके देखें कि आपके नगर, आपके शहर जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पर न्यायाधीश के पद का विक्रय किया जा रहा है। आपको सूचना दी जा रही है कि आज या कल या अमुक अमुक दिनांक इतने समय यहाँ के न्यायाधीश के लिए, पदों के लिए बोली लगेगी। आप वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। बोली लगती थी पदों के लिए, या उसके लिए राशि निश्चित की जाती थी। 5,000, 50,000, 1,00,000, इतने इतने फ्रैंक आप अगर देते हैं तो आप ये बन सकते हैं। तो पैसे की व्यवस्था करके लोग वहाँ जाते थे, बोली लगाते थे और लगाकर न्यायिक पदों को, न्यायाधीश का पद प्राप्त कर लेते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं, उसकी कानून की शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई मतलब नहीं था इससे, कोई योग्यता इसके लिए नहीं थी। योग्यता एकमात्र ये थी कि उतना पैसा आपके पास है तो आप पद खरीद सकते थे। 50,000 न्यायाधीश इस तरह से नियुक्त थे। नॉबेल्टी ऑफ द रोब इनको कहा जाता था। अब न्याय की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा राजकीय न्यायालय अलग थे, सेना के न्यायालय पृथक थे, चर्च के अलग न्यायालय थे और आर्थिक मामलों के लिए अलग न्यायालय थे। नॉबेल्टी ऑफ द रोब के अतिरिक्त, इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की स्थिति थी। अगला था दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। चर्च के आधार पर अलग जिले थे, न्याय के आधार पर अलग जिलों का विभाजन था, शिक्षा के क्षेत्र में अलग राज्य थे, अलग जिले थे। इस तरह पृथक पृथक जिले थे। प्रांतों में अलग अलग गवर्नर थे जो सीधे राजा के द्वारा नियुक्त होते थे, किंतु इनके पास कोई अधिकार था नहीं। प्रत्येक जिले या क्षेत्र में एक अधीक्षक होता था, इसे इंटेंडेंट कहा जाता था। ये राजा के द्वारा नियुक्त होता था और इसी को शासन के सारे अधिकार थे। किंतु ये जनता में बहुत अलोकप्रिय थे, क्योंकि जो भी अत्याचार हो रहे थे उसके लिए जनता के लोग इन्हें ही दोषी माना करते थे। 36 जिले या प्रभाग थे जहां इंटेंडेंट या अधीक्षक नियुक्त थे। उनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी थे, लेकिन यह व्यक्ति जिम्मेदार था। एक तरह से जिलाधीश के जैसे या अधीक्षक के रूप में इनको मान्यता थी। अगला था सेना में असंतोष। आपको ये ज्ञात होगा, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने इस पर चर्चा की थी कि फ्रांस के सैनिक अमेरिका गए थे और वहाँ स्वाधीनता संग्राम में सफलता प्राप्त करने के बाद, अमेरिका को आज़ाद कराने के बाद यहाँ आए थे। इनको ठीक से वेतन नहीं मिलता था, भत्ते प्राप्त नहीं होते थे, पदोन्नति के स्पष्ट नियम नहीं थे, कोई सुविधा जो सैनिकों को मिलनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होती थी, उनके उपयोग की सामग्री, ड्रेस आदि, जूते इत्यादि प्राप्त नहीं होते थे।
तो सेना में लगातार असंतोष बढ़ रहा था और यह क्रांति का कारण बनता है। अगला था मुद्रा युक्त पत्रों की प्रथा। इसको लेटर डी केस या लद्दारे दी कासे या लेत्रे दी सासे इन नामों से ग्रंथों में मिलता है। ये था मुद्रा युक्त यानी सील सिक्का लगा हुआ, राजा के सील हस्ताक्षर वाले, जिससे कि आदेश जारी होते हैं। कोरे पत्रों पर ऊपर किसको सज़ा देनी है, क्या आदेश देना है, वो खाली होता था, लेकिन नीचे सील लगा हुआ होता था राजा के हस्ताक्षर वाला, और उसको कोई भी पैसे देकर खरीद सकता था। और इसी के आधार पर बहुत सारे क्रांतिकारियों और विचारकों को या सामान्य जिससे भी आपकी दुश्मनी हो उसका नाम लिखकर उसकी सज़ा उसमें आप लिख सकते थे, और उसको जाकर अधिकारियों को दिखाने पर उस व्यक्ति को सज़ा मिल जाती थी। कोई सुनवाई नहीं होती थी इसमें। इस तरह की व्यवस्था थी। लेटर डी केस, लद्दारे दी कासे या लेत्रे दी सासे इस नाम से मिलता है, यानी आज्ञा क्या होगी ये पता नहीं, किंतु सील सिक्का लगा हुआ है, आप जो भी उसमें आदेश लिख दें वो मान्य हो जाएगा। ये पैसे से खरीदा जा सकता था। तो मुद्रा युक्त पत्र, सील सिक्का लगा हुआ, ये मिलता था। लेटर डी केस या लद्दारे दी कासे या लेत्रे दी सासे इस नाम से मिलता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पूरे फ्रांस ने प्रेरणा ली थी, जैसे मैंने चर्चा की। सैनिक तो प्रेरित थे ही, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। जब अमेरिका को आज़ाद कराकर अपने देश लौटे तो उन्होंने देखा उस कार्य की आवश्यकता तो अपने देश में भी है, क्योंकि उनको स्वयं को भी वो अधिकार प्राप्त नहीं थे। जनता भी उससे प्रेरित हुई थी, और विशेषकर बुद्धिजीवी विचारक थे। उन पर अपन विस्तार से एक अलग अध्याय के रूप में अध्ययन करेंगे। उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। वे भी अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित हुए थे। राजनीतिक कारणों में अंतिम बात बता सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत आज़ादी किसी को नहीं थी। आप देख सकते हैं जहाँ पर लेटर डी केस हों, जहाँ पर लद्दारे दी कासे सीधे आदेश लेके आपकी स्वतंत्रता के हनन के लिए वो आदेश लेकर आ सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको सज़ा हो सकती है। जहाँ न्याय के पद बिकते हों, जहाँ हजारों तरह के कानून, अलग अलग व्यवस्था हो, वहाँ पर व्यक्तिगत आज़ादी की बात करना उचित नहीं है। ये सारे अधिकार किनके पास सीमित थे? राजा, उच्च वर्ग के पदाधिकारी, सामंतों और पादरियों के पास विशेष अधिकार सारे उनके पास थे। तो व्यक्तिगत आज़ादी, स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं थी। तो ये कारण थे जिनके कारण जनता में असंतोष था, राजनीतिक कारण के रूप में। इसको हम देख सकते हैं। देखेंगे आर्थिक कारण के रूप में, जिसके कारण क्रांति घटित हुई। पहला, अनावश्यक व्ययपूर्ण युद्ध। हाल में पोलैंड, लुई सोलवे ने पोलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका की क्रांति के बारे में हमने चर्चा की है। स्वाधीनता आंदोलन के बारे में अपने सैनिक भेजे। इसके पहले लुई 14वें के काल में और 15वें के काल में लगातार युद्ध होते रहे। लुई 14वां अपने अंतिम समय में इस बात को समझ चुका था। उसने लुई 14वें से कहा था कि अनावश्यक युद्धों से बचना, लेकिन लुई 15वें ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और 16वें ने भी उसी गतिविधि का पालन किया जैसे उसके पूर्वजों ने, पिता और दादा ने किया था। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका के क्षेत्र में अनावश्यक रूप से वह उलझता रहा, और इस कारण अत्यधिक व्यय हुआ और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। दूसरी बात थी शासकों की विलासिता। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। राजा, रानी, राजमहल, हजारों की संख्या में 18,000 सेवक थे। केवल रानी के लिए 500 सेवक और सेविकाएं थी। मेरी अंत्यावायनित, ये लुई 16वें की रानी थी, और मैंने इसकी व्यवस्था के बारे में बताया कि साथ में 2000 सामंत भी उसी क्षेत्र में रहते थे। भव्य राज दरबार, सैकड़ों महल, अतिथि गृह, विलासिता की संपूर्ण व्यवस्था थी, और अत्यधिक व्यय इस पर किया जा रहा था। इसमें बस कमी नहीं थी। अगला था योजना रहित व्यय। केवल ऋणों की पूर्ति करने का प्रयास, जितनी भी आवश्यकता थी ऋण लेकर उसको पूरा किया जाने का प्रयास किया जा रहा था। पूर्ववत विलासिता चल रही थी। 60 करोड़ डॉलर का ऋण हो चुका था, किंतु बदस्तूर विलासिता जारी थी। ब्याज पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा था। नो बजट, नो प्लानिंग। कोई बजट नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। जितनी आवश्यकता थी विलासिता के लिए, युद्धों के लिए, सबके लिए ऋण लेकर उसकी पूर्ति की जा रही थी।
देश यूं ही चल रहा था। योजना रहित व्यय की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पादरी और सामंत वर्ग पर कर नहीं, बड़ी विचित्र स्थिति थी। जिनके पास धन था उनके ऊपर कर नहीं था। सर्वाधिक धन था चर्च वालों के पास और सामंतों के पास, और वो कर रहित थे, कोई भी कर उनसे नहीं लिया जाता था। इस कारण से स्थिति खराब थी। और जब जब इन पर कर लगाने का प्रयास किसी अर्थमंत्री ने सलाह दिया राजा लुई 16वें को, तो उसको अर्थमंत्री के पद से ही हटा दिया गया। पादरी और सामंतों पर, इस वर्ग पर कर नहीं था, ये कर रहित थे। सामान्य वर्ग पर अत्यधिक कर, आय कर जो लगभग 50% तक हो सकता था। टाइप नाम का कर 10% था, धर्म कर था। तेराज नाम का कर जो कटाई, फसल खड़ी हो तो कटाई के लिए अनुमति ली जाती थी, कटाई कर तेराज देकर। गाबेल नमक पर कर था। 6-7 पाउंड तक अलग अलग क्षेत्रों में नमक लेना आवश्यक था। प्रति व्यक्ति इतना उपयोग आपको करना था। चाहे आपके पास खाने को अनाज ना हो, लेकिन नमक आपको खरीदना जरूरी था। लगभग 20,000 लोग दंड पाए हुए थे, जेलों में थे, जिन्होंने नमक नहीं खरीदा था। तैले नाम का कर था, ये भूमि कर था, ये अनिश्चित था। ठेकेदार मनमानी रूप से तैले या भूमि कर वसूल किया करते थे। इसके अलावा तंदूर पर, चक्की पर, पुलों पर, सड़कों पर और चुंगी कर देना पड़ता था। कई स्थलों पर यह कर कुल मिलाकर 80% से भी अधिक हो जाता था। इस तरह की स्थिति थी। सामान्य वर्ग पर सर्वाधिक कर था, गरीब वर्ग था। एक तो इनके पास आमदनी, आय के स्रोत कम थे, और उनसे 80% अगर ले लिया जाए तो क्या स्थिति होगी। और उस वर्ग पर कोई कर नहीं था जिसके पास अत्यधिक संपत्ति थी, सामंतों और पादरियों के पास, चर्च के पास। तो ऐसी कर व्यवस्था थी। दूषित कृषि व्यवस्था थी। सिंचाई, ऋण, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऋण की कोई व्यवस्था नहीं थी, बीज प्राप्त नहीं होता था, अकाल पर कर माफ नहीं होता था। ऋण अगर दिया गया किसी तरीके से, एक तो दिया नहीं जाता था, और दिया गया तो किसी भी स्थिति में माफ़ नहीं किया जाता था। ब्याज की दर उसमें अत्यधिक होती थी। ज़्यादातर तो सरकार खुद ऋण लिया करती थी। अगला था दूषित श्रेणी प्रणाली, गिल्ड व्यवस्था थी यहाँ पर, अभी भी चल रही थी। प्रोवेंस से लेकर के पेरिस तक व्यापारिक यात्रा करने पर 40 स्थानों पर कर देना होता था। सभी क्षेत्रों में पृथक पृथक व्यवस्था थी, और ये गिल्ड अपने लाभ के लिए, व्यापारी संघ थे गिल्ड यानी, और ये अपने लाभ के लिए सारा काम कर रहे थे। सरकार का इस पर सीधा नियंत्रण नहीं था। ठेकेदारी प्रथा से कर की उगाही की जाती थी। मनमानी, दबावपूर्वक अधिकाधिक कर ये वसूल करते थे। आम जनता की कोई सुनवाई कहीं पर नहीं थी। निर्धनता और महंगाई थी। एक तो गरीबी, ऊपर से सामानों का रेट, कीमत बहुत ज़्यादा थी। गरीब व्यक्ति बड़े मुश्किल से जीवन यापन करता था। निर्धनता, ऊपर से महंगाई की स्थिति थी। 10वीं बात थी कठोर आर्थिक नियंत्रण। पहली बात थी इसमें कि कर की वसूली बड़ी कठोरता के साथ ठेकेदार करते थे। अपने साथ सेना की टुकड़ी लेकर ये जाया करते थे। तंदूर यानी रोटी पकाने के लिए तंदूर सामान्य लोग अपने घर में नहीं रख सकते थे, वो सामंत के यहाँ होता था, उसके लिए भी पैसे चुकाना पड़ता था, तब आप रोटी बना सकते थे। अब आप कल्पना करें किसी गरीब के यहाँ अगर आटा नहीं है, केवल गेहूँ है, तो वो पहले चक्की में आटा बनवाने के लिए, पिसवाने के लिए गेहूँ लेकर जाएगा, उसके लिए कर देगा, चक्की से पिसवाएगा, फिर आटा लेकर अपने घर आएगा, वहाँ आटा गूंदेगा, फिर तंदूर में सामंत के यहाँ जाकर पैसे देकर रोटी बनवाएगा, तब वो बच्चे को भोजन करवा सकता था। यद्यपि रोटी सीधे इस तरह से हमारे यहाँ की तरह रोटियाँ वहाँ नहीं बनती थी, ब्रेड, लेकिन वो बनाया करते थे। इस तरह की पद्धति थी। न तो वो अपने घर में चक्की रख सकते थे, न तंदूर रख सकते थे, न भट्ठी जो होती है वो हो सकती थी। ये केवल सामंतों के यहाँ हो सकती थी, और इस तरह की व्यवस्था थी। सड़क पर, नाव में चलने पर, पुल का उपयोग करने पर कर देना होता था। ये जो उच्च वर्ग के लोग थे, सामंत वर्ग के लोग थे, वो शिकार कर सकते थे। शिकार करते हुए आपकी फसलों को नष्ट कर सकते थे। सामान्य वर्ग के लोग इसकी कोई शिकायत नहीं कर सकते थे। तेराज जो कटाई कर था, फसल खड़ी है, फसल काटना है तो कर चुकाना होगा, तब आप फसल काटेंगे। गाबेल यानी नमक,
6 पाउंड से 7 पाउंड तक प्रति व्यक्ति की दर से आपको नमक लेना ही पड़ता था। भले अनाज ना हो, खाने को ना हो, लेकिन नमक आपके घर में होना चाहिए, ये आवश्यक था। सप्ताह में 2 दिन बेगार लेने का, बेगारी कराने का अधिकार सामंतों के पास था। फ्री में, बिना कोई राशि प्राप्त किए मजदूरों को, किसानों को सामंतों के यहाँ काम करना होता था। ये इनका विशेष अधिकार था। इसी के लिए कहा जाता था यूरोप में, सामंत युद्ध करते हैं, पादरी पूजा करते हैं, साधारण जनता कर चुकाती है। सामाजिक स्थिति पर विचार करेंगे। सामाजिक कारणों में 1789 की क्रांति निरंकुशता की अपेक्षा असमानता के विरुद्ध विद्रोह थी। ये मेडलिन ने कहा था। समाज पर दृष्टिपात करने से पहला वर्ग था सुविधा युक्त वर्ग या विशेषाधिकार युक्त वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग और सामंत वर्ग आता था। पालकी उपयोग ये कर सकते थे, पालकी का। सड़कों का उपयोग करते थे, कोई कर नहीं देना होता था। पुल का उपयोग कर सकते थे। सप्ताह में 2 दिन बेगारी आम जनता से लेने का इनका अधिकार था। ये शिकार करते हुए आपकी फसल खराब कर सकते थे। इन्हें कोई कर नहीं देना होता था। ये उच्च वर्ग के लोग वारसाय के क्षेत्र में निवास करते थे। विलासिता के साथ कर उगाही का इनका अधिकार था, क्षेत्र इनके पास था। सेना का भी इनके पास अधिकार था। बड़े ठाट बाट पूर्ण जीवन ये जिया करते थे और इनसे कोई कर सरकार नहीं लेती थी। तो सुविधा युक्त पादरी और सामंत वर्ग था, इससे लोग नाराज थे। दूसरा वर्ग था दूसरी बात थी इनके विषय में कि ये करहीन उच्च वर्ग था। सामंत और पादरी वर्ग करहीन था। कर लेते थे, लेकिन कर इनको देना नहीं पड़ता था। नो टैक्स, कोई टैक्स ये नहीं देते थे। जबकि आयकर का नियम वहाँ लागू था, लेकिन इनके लिए कोई आयकर का नियम था, जबकि सर्वाधिक आय इन्हीं के पास थी। तो ये करहीन वर्ग था। इस कारण से लोगों में नाराज़गी थी। और जब जब कर लगाने का प्रयास किसी अर्थ मंत्री ने किया, राजा को सलाह दिया, तो राजा ने और सामंत और पादरी वर्ग ने मिलकर उसको पदच्युत कर दिया, पद से हटवा दिया। तीसरी बात थी सामाजिक कारणों में अधिकारहीन मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग, इसको कहा जाता है। अध्यापक, वकील, डॉक्टर, व्यापारी, शिल्पी, लेखक, कवि, जो बुद्धिजीवी वर्ग था। इनके पास धन भी था और बुद्धि भी थी, लेकिन विशेष अधिकार इनको प्राप्त नहीं थे। सम्मान इनको अपेक्षाकृत जिसके वास्तविक हकदार थे ये नहीं था। इसलिए यह वर्ग बहुत असंतुष्ट था और इसी ने क्रांति का नेतृत्व किया था और निम्न वर्ग ने इनका साथ दिया था। चौथा था निम्न वर्ग की दयनीय दशा। इसमें कृषक, अर्धदास, दास, मजदूर वर्ग और शिल्पी वर्ग के लोग आते थे, जो गरीब स्थिति में थे। इनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। हमने चर्चा की कि 80% तक कर इनसे लिया जाता था। बेगार इनको करनी पड़ती थी। नमक 6 से 7 पाउंड तक इनको लेना पड़ता था। फसल काटने के लिए कर देना होता था। भूमि कर अलग से देना होता था। तंदूर पर टैक्स देना होता था। उपयोग करने पर सामंतों के यहाँ चक्की अपने घर में रख नहीं सकते थे। इस तरह से अत्यधिक दयनीय स्थिति में ये थे। आमदनी बहुत कम थी और 80% तक कर चुकाकर बड़ी मुश्किल से ये जीवन यापन कर रहे थे। सामाजिक रूप से भी इनको निम्न स्थान प्राप्त था। कोई भी विशेषाधिकार इनके पास नहीं थे। तो स्पष्ट रूप से सामाजिक रूप में 2 वर्ग थे। एक विशेष अधिकार या सुविधा युक्त वर्ग और दूसरा विशेष अधिकारहीन वर्ग, जो उनके विशेषाधिकारों को पूर्ण करते थे। स्पष्ट विभाजन था। और बीच में था मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग था, बुद्धियुक्त था, बुद्धिमान था, बुद्धि का स्तर उसका बहुत अच्छा था और धन संपन्न भी था, किंतु समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था इनको। और इसी ने क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किया था। ये सामाजिक स्थिति थी। धार्मिक कारणों पर अगर विचार करें तो प्रोटेस्टेंट्स पर प्रतिबंध लगे हुए थे। ह्यूगनॉट्स कहलाते थे यहाँ के प्रोटेस्टेंट। लुई 14वें ने इनके दमन का प्रयास किया, दमन किया, सारे अधिकार इनके छीन लिए। समानता इनको नहीं थी। यह वर्ग रुष्ट था, नाराज था और यहाँ से पलायन भी कर रहा था। तो प्रोटेस्टेंट पर यहाँ पर प्रतिबंध था। जैसे इंग्लैंड में कैथोलिकों पर प्रतिबंध था टेस्ट एक्ट के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स पर प्रतिबंध था। सरकारी पद इनको नहीं दिए जाते थे। आम अधिकार भी
इनको सामान्य जनता के पास नहीं था, प्रतिबंधित इनको किया गया था, इसलिए लोग नाराज थे। चर्च में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था, अनैतिकता, भोग विलास में संलिप्त थे। वो सारी बुराइयां थीं जो सामंत वर्ग में थीं, विशेषकर उच्च पादरी वर्ग के जो लोग थे वो विलासिता में मस्त थे। भ्रष्टाचार अत्यधिक यहाँ पर कायम था। कर रहित वर्ग था, पादरी वर्ग या चर्च पर कोई कर नहीं लगता था, बल्कि ये कर की उगाही करते थे, टाइप नाम का 1/10वां हिस्सा। इनके पृथक न्यायालय थे, सामान्य कोर्ट में इनका कोई मामला नहीं चल सकता था, इनके लिए पृथक कोर्ट थे। धार्मिक कृत्य का इनका विशेषाधिकार या एकाधिकार था। जन्म से लेकर मृत्यु तक सप्त संस्कार सामान्य रूप से मान्य थे। नामकरण, जन्म, मृत्यु, सारे संस्कार ये चर्च में ही होते थे। इनका एकाधिकार था, इस कारण से जनता इनसे त्रस्त थी। धन संपन्न चर्च और पादरी वर्ग था। जमीन चर्च के पास बहुत ज़्यादा थी, सोना बहुत एकत्र था, नगद धन राशि भी इनके पास बहुत थी। उपयोग इनके पास कुछ नहीं था विलासिता के अलावा। छोटे पादरी वर्ग यहाँ पर असंतुष्ट थे, जनता का सारा कार्य यही लोग करते थे, इनका शोषण होता था। उच्च पादरी वर्ग, बड़े पदासीन जो थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, और धार्मिक कृत्य का ठेका काम करने का छोटे पादरी वर्ग जो गांव में थे, जो घूम घूम कर सारे धार्मिक कृत्य कराया करते थे। जनता के प्रति इनको सहानुभूति थी और इनके प्रति जनता को सहानुभूति थी, तो धार्मिक रूप से भी यहाँ असंतोष व्याप्त था। बड़े पादरियों से विशेषकर जनता को बड़ा कष्ट था। उच्च पादरी वर्ग विलासी था, छोटे पादरी वर्ग के लोग कर्मठ थे, जनता से इनका संपर्क था, लेकिन बड़े पादरी वर्ग जनता से संपर्क में नहीं थे, विलासी थे, कार्य ये बिल्कुल नहीं किया करते थे। इस कारण से बड़ी खराब स्थिति इनकी थी धार्मिक रूप से। बड़े पादरी वर्ग मुख्य रूप से इस तरह से कार्य कर रहे थे। इनके लिए पृथक न्यायालय हुआ करते थे। इनके ऊपर सामान्य कोर्ट में कोई मामला भी नहीं चल सकता था। विशेषकर बड़े पादरी वर्ग के खिलाफ जनता थी। निष्कर्ष के रूप में कारणों पर विचार करते हुए ये बताया जा सकता है, राजनीतिक रूप से राजनीतिक दुरावस्था थी, राजा रानी विलासी थे, प्रशासन अस्त व्यस्त था, न्याय शासन भ्रष्ट और अस्त व्यस्त था, राजनीतिक रूप से बड़ी खराब स्थिति थी। राजा को भी शासन के कोई तरीके नहीं थे, शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्थानीय शासन पूरी तरह से नष्टप्राय था। सीधे राजा का नियंत्रण जिले के स्तर तक, अधिकतम अगर कहा जाए तो स्थानीय शासन था। दयनीय आर्थिक दशा थी, अत्यधिक कर, कठोरता के साथ कर की उगाही होती थी, कमजोर वर्ग पर कर था, करहीन वर्ग संपन्न वर्ग था, संपन्न वर्ग से कोई कर नहीं लिया जाता था। बड़ी ही विचित्र स्थितियां थीं। सामान्य तौर पर यह कर का नियम ही है कि जिसकी आमदनी आय जितना ज़्यादा हो वह उतना ही कर देने में सक्षम होता है, लेकिन फ्रांस इसके ठीक उल्टे चल रहा था। कोई बजट नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, विलासिता के लिए केवल ऋण ने लेकर धन की उगाही की जा रही थी। असंतुष्ट मध्यम और निम्न वर्ग था। मध्यम वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व किया था। सुविधाहीन और सुविधायुक्त वर्ग में स्पष्ट रूप से विभाजन था। मध्य में मध्यम वर्ग था, उसको उच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे, सम्मान प्राप्त नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमत्तापूर्ण वर्ग था, इसलिए उसने क्रांति का नेतृत्व किया। भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था थी। उच्च पादरी वर्ग विलासिता में संलिप्त था। निम्न वर्ग के जो पादरी थे वो धार्मिक कृत्य किया करते थे, तो धार्मिक व्यवस्था से भी जनता रुष्ट थी। और एक महत्वपूर्ण कारण जो दार्शनिक और बौद्धिक जागृति का था, उस पर पृथक से हम चर्चा करेंगे। दार्शनिक और बौद्धिक जागृति के कारण ही यहाँ पर फ्रांस में सबसे पहले क्रांति घटित हुई थी। ये विस्तृत अध्याय है, इस पर हम अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति अज्ञात धूमकेतु नहीं बल्कि ऐतिहासिक कारणों की उपज थी। इन ऐतिहासिक कारणों पर हमने चर्चा की, ये लॉर्ड एक्टन ने कहा था।